हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का 6th चैप्टर एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने क्योटो प्रोटोकॉल और पृथ्वी सम्मेलन यानी रियो सम्मेलन पर मैंने वीडियो बना दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आज हम इस चैप्टर में हम विश्व की साझी संपदा और फिर इसके बाद साझी जिम्मेवारी लेकिन अलग अलग भूमिकाएँ, और फिर बाद में हम इसके अंत में इस वीडियो के अंत में पर्यावरण संरक्षण में भारत की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तीनों टॉपिक जो हैं काफ़ी ज़्यादा 6-6 नंबर 4-4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ें। ओके, तो देखिए सबसे पहले विश्व की साझी संपदा हम किसे कहते हैं। विश्व की साझी विरासत उन क्षेत्रों को कहते हैं जो किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आते। उनका प्रबंध साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल हो गया, अंटार्कटिका हो गया, समुद्री सतह हो गया, अंतरिक्ष हो गया। तो ये सब क्या है, साझी संपदा के उदाहरण है। तो सिंपल से इसमें यह कह रहा है, सिंपल सी बात कह रहा है कि साझी संपदा उसे कहते हैं जिस पर किसी एक देश या एक क्षेत्र का अधिकार नहीं होता है, बल्कि सभी देशों का उस पर अधिकार होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल हो गया, वायुमंडल किसी एक देश के अधीन तो है नहीं, अमेरिका या ब्रिटेन इनके अधीन तो है नहीं, इस पर तो सबका अधिकार है। अंटार्कटिका पर भी अधिकार सबका है, सभी देशों का, विश्व के सभी देशों का। समुद्री सतह भी विश्व के चारों तरफ फैला हुआ है और सभी देशों का अधिकार है। ठीक है, अंतरिक्ष से हो गया, अंतरिक्ष में सभी जो है अपने सैटेलाइट छोड़ते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि मतलब ऐसी संपदा जिस पर किसी एक क्षेत्र का अधिकार ना होकर सभी देश या सभी क्षेत्रों का अधिकार होता है। ओके, इसके बाद देखिए साझी संपदा के घटने के कारण क्या है। अब देखिए साझी संपदा है तो, लेकिन ये नुकसान हो रहा है, इसका काफ़ी ज़्यादा दोहन हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसका जो मेन कारण क्या है इसके घटने के, इसकी कमी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास के कारण होती है। तो इसका कमी किसके कारण हो रहा है, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री से ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, इसके कारण इसका नुकसान हो रहा है। आप अंतरिक्ष का देखें या वायुमंडल का देखें, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना, ये सब किसके कारण हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं और फिर इंडस्ट्री का ज़्यादा विकास हो रहा है। तो क्या हो रहा है, वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, समुद्र प्रदूषित हो रहे हैं। ओके, अब देखिए साझी संपदा की सुरक्षा के उपाय क्या क्या ढूंढ सकते हैं या इसको संरक्षित कैसे कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में गतिविधियां वैज्ञानिक अनुसंधान तक सीमित रहनी चाहिए। इनका व्यावसायिक दोहन करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसका एक तो ये कर सकते हैं कि जो इसका जो उपयोग है केवल वैज्ञानिक अनुसंधान तक ही सीमित रहना चाहिए। ठीक है ना, मानवीय क्रियाकलाप यहाँ कम से कम होना चाहिए। जैसे व्यावसायिक हो गया, व्यावसायिक तरीके से इनका दोहन नहीं होना चाहिए, तो हम इसे बचा सकते हैं, इनके समाप्त होने से बचा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखिए क्या उपाय कर सकते हैं। विकसित और उन्नत पश्चिमी देशों और जापान द्वारा विकासशील देशों को पर्यावरण के अनुकूल तकनीकी प्रदान करनी चाहिए, ताकि यह देश पर्यावरण के निम्नीकरण को रोक सकें। ठीक है, तो जो विकसित देशों के पास जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी जो है विकासशील देशों को प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि विकासशील देश जो है अपना विकास करें, तब पर्यावरण को नुकसान अधिक ना पहुँचे। तो एक ये भी उपाय हो सकता है। ओके, इसके बाद तीसरा देखिए, साझी संपदा की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह एक वैश्विक समस्या है। अब देखिए ये सब जो समस्या है पर्यावरण से संबंधित या फिर साझी संपदा से संबंधित, ये जो है वैश्विक समस्या है, इनका समाधान कोई एक देश तो कर नहीं सकता है। तो इसीलिए सभी देशों को एकजुट होना चाहिए, सभी संस्थाओं को एकजुट होना चाहिए और इसका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम साझी संपदा को बचा पाएंगे, वरना हम इसको नहीं बचा पाएंगे और इसका जो है धीरे धीरे अंत होता रहेगा। तो ये साझी संपदा पे था। अगर क्वेश्चन आएगा कि साझी संपदा से क्या अभिप्राय है, इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें, काफ़ी आसान है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, एक तरह से आप अपना होमवर्क समझें इसको। तो ये क्वेश्चन है कि पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम लिखें। 1 नंबर का है ये, तो आप इसका केवल संगठन का नाम लिख सकते हैं कि वह कौन सा संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है 6 या 4 नंबर वाला है, बड़ा क्वेश्चन है ये और काफ़ी बार पूछा भी गया है, ये दोनों ही पूछे गए हैं वैसे तो।
तो दूसरा क्वेश्चन है, आज वैश्विक पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना आर्थिक विकास करना राज्यों के समक्ष मुख्य चुनौती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए किन्हीं 3 उपायों का सुझाव दीजिए। तो 3 उपाय लिखने हैं, हेडिंग के साथ लिखना पड़ेगा आपको, और सबके जो है 4-4 5-5 लाइन लिखने पड़ेंगे, तभी जो है आपको 6 नंबर मिलेंगे। 3 है ना, तो सब में 2-2 नंबर यानी 6 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है, एक तो जो है स्वच्छ ईंधन का प्रयोग हो सकता है, पेड़ों की कटाई रोकना हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और फिर पर्यावरण के प्रति अवेयरनेस फैलाना। तो ये सब जो है हेडिंग हो सकता है, इनको जो है आपको खुद ही तैयार करना है। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला जो है साझी जिम्मेवारी लेकिन अलग अलग भूमिका की धारणा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए ये क्या है, साझी जिम्मेवारी की जो धारणा है ये क्या है। साझी जिम्मेवारी लेकिन अलग अलग भूमिका से यह अभिप्राय है कि विश्व में पारिस्थितिकी को हानि अधिकांशतः विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंची है और इसलिए इस हानि की भरपाई भी उन्हें ज़्यादा करनी चाहिए। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो पर्यावरण को अधिकतर जो नुकसान पहुंचा है वो किनके द्वारा पहुंचाया गया है, विकसित देशों द्वारा। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जो विकसित देश हैं इनके द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाया गया है, क्योंकि उन्होंने जो है औद्योगिकरण जो है अधिक किया है, सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण उन्होंने किया है। ठीक है, तो इसीलिए पर्यावरण की भरपाई उन्हीं को सबसे ज़्यादा करनी चाहिए। विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इसलिए उन पर अधिक प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए। अब देखिए विकासशील देश जो है अभी तो विकास ही कर रहे हैं, अपना विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, इसीलिए जो है पर्यावरण संरक्षण में उनका कम रोल है, जबकि विकसित देशों का अधिक रोल है। तो इसीलिए ये जो है साझी जिम्मेवारी लेकिन अलग अलग भूमिका का नाम दिया गया है। जिम्मेवारी तो सबकी है पर्यावरण संरक्षण करने की, लेकिन कुछ का ज़्यादा है और कुछ का कम है। जैसे विकसित देशों का अधिक है क्योंकि उन्होंने जो है अधिकतर पर्यावरण का दोहन किया है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, इसीलिए विकासशील देशों का कम रोल है पर्यावरण संरक्षण में। तो यही साझी जिम्मेवारी की धारणा है। अगर 1-2 नंबर में आए तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, काफ़ी आसान है ये। ओके, इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस सिद्धांत को 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में मान लिया गया था। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए जो भी कानून बनाए जाएंगे उसमें जो है विकासशील देशों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, इस कानून का प्रभाव विकासशील देशों के विकास पर अधिक ना पड़े उसका ध्यान रखा जाएगा। और ये जो है अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में, उसे इस नियम को मान लिया गया उस सम्मेलन में। ओके दोस्तों, अब इसके बाद देखिए इस सिद्धांत को निम्नलिखित तरीके से लागू कर सकते हैं हम। इसको कैसे लागू किया जा सकता है, तो देखिए हम इसे कैसे लागू कर सकते हैं। धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करें। अब देखिए पर्यावरण संरक्षण, धरती की गुणवत्ता, बहाली, सुरक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न देशों को क्या करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और इनका समाधान करना पड़ेगा। चाहे पर्यावरण की समस्या हो या फिर भूमि समस्या हो, भूमि संरक्षण को लेकर, या वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है उनको लेकर समस्या हो, तो इनका संरक्षण एकजुट होकर विश्व बंधुत्व की भावना को अपनाकर हम इनका संरक्षण कर सकते हैं। ओके, इसके बाद दूसरा देखिए क्या कैसे लागू कर सकते हैं हम। विकसित देशों के पास विपुल प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय साधन होने के कारण टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में उनकी विशेष जिम्मेदारी है। अभी विकसित देशों के पास टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास जो है पूंजी भी है, पैसा भी है, तो उनका जो है रोल सबसे अधिक बन जाता है कि वो टिकाऊ विकास के रास्ते पर अपना विकास करें। ठीक है दोस्तों, और अगर वो टिकाऊ विकास के रास्ते पर चलेंगे तो क्या होगा, पर्यावरण का नुकसान कम होगा और भावी पीढ़ी को भी इसका नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न देशों का योगदान अलग अलग होने के कारण विभिन्न राज्यों के साझी किंतु अलग अलग जिम्मेवारी है। जैसे पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में पर्यावरण का नुकसान जो है सभी देशों ने किया है, लेकिन किसी ने कम किसी ने ज़्यादा किया है। तो पर्यावरण संरक्षण में जो है सभी देशों का योगदान होना चाहिए, भले ही थोड़ा हो, लेकिन सभी को मिलजुल कर इसका समाधान ढूंढना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये जो थी साझी जिम्मेवारी लेकिन अलग अलग भूमिका की धारणा थी, और इसे हम कैसे लागू कर सकते हैं इसके पॉइंट्स मैंने बता दिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में ये भी पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। और फिर साझी संपदा जो इससे पहले मैंने बताया था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इनको आप अच्छे से याद कर लें, एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं ये सब। ठीक है, अब आगे देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा
वो है पर्यावरण संरक्षण में भारत का योगदान। भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से पॉलिसी अपनाई है उसके बारे में देखिए। तो भारत जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम या पर्यावरण संरक्षण में भारत का योगदान देखिए। पहला, 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ऊर्जा को संरक्षण करने के लिए एक अधिनियम लाया गया भारत द्वारा। कब लाया गया? 2001 में। इसके बाद देखिए, वाहनों में स्वस्तर ईंधन का प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरणतया भारत में नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वस्तर ईंधन अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली में सीएनजी की बसें और ऑटो चल रहे हैं। स्वस्तर ईंधन यानी सीएनजी हो गया। और खाना बनाने के लिए कोयला लकड़ी के बजाय एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए। तो दिल्ली में जो है खास करके ये सब अनिवार्य कर दिया गया है। अब देखेंगे कि आप सभी घरों में जो है एलपीजी चल रहा है। और फिर ऑटो ये सब जो है बसें जो है सीएनजी पर आ गई हैं। और अब तो इलेक्ट्रिक बसें और इलेक्ट्रिक ऑटो भी आने लग गई हैं। तो ये क्या है, भारत का जो है पर्यावरण संरक्षण की तरफ एक कदम है ये भी। ठीक है। इसके बाद देखिए, 2003 के बिजली अधिनियम में पुनर्नवा ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। 2003 में क्या किया गया? पुनर्नवा ऊर्जा, जिनको मतलब दोबारा से बनाया जा सकता है। जैसे आप देख लें सनलाइट से हम ऊर्जा बना सकते हैं, पवन ऊर्जा हो गया। तो इन सब से हम क्या कर सकते हैं? भूतापीय ऊर्जा हो गया। इन सब से हम ऊर्जा बना सकते हैं और इनसे क्या होता है, प्रकृति को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचता है। तो पुनर्नवा ऊर्जा पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। चौथा पॉइंट देखिए, अभी प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान बढ़ा है। तो ये भी जो है भारत का पर्यावरण संरक्षण की तरफ एक बड़ा योगदान है। ओके। इसके बाद पाँचवा देखिए, 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर एवं उसका अनुमोदन किया। भारत ने जो है पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया। 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया इसने। ठीक है। तो ये भी जो है पर्यावरण संरक्षण में भारत का योगदान है। इस सम्मेलन में भारत ने भाग लिया। इसके बाद देखिए, 2005 में G8 यानी ग्रुप 8 देशों की बैठक में विकसित देशों द्वारा की जा रही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी पर जोर दिया। अब देखिए, ग्रीन हाउस गैसों का जो है उत्सर्जन अधिकतर विकसित देश कर रहे हैं। तो इस पर भी जो है आवाज़ उठाया भारत ने। ठीक है दोस्तों। तो ये भी पर्यावरण संरक्षण की तरफ भारत का एक योगदान रहा। उसके बाद देखिए, भारत में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना की गई। तो ये सब जो है भारत ने जो है नीति अपनाई पर्यावरण संरक्षण की तरफ, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है भारत की पर्यावरण संरक्षण में। ओके फ्रेंड्स। तो अगर क्वेश्चन आए कि भारत का जो है पर्यावरण संरक्षण में क्या योगदान है, आता भी है क्वेश्चन, तो आपको यही सब लिखने हैं। 4 या 6 नंबर में ही आते हैं ये सब भी। तो इनको जो है अच्छे से आप याद कर ले। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी आसान शब्दों में लेकर आया था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पॉइंट्स में है। और एक बात और आप ध्यान रखना, अगर आप आंसर लिखो एग्ज़ाम में तो पॉइंट्स में लिखना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट्स में लिख कर आपको समझा रहा हूँ, आप एज टू एज इसी को सेम टू सेम याद कर लें और ऐसे ही लिख दें तो आपको एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।